स्वागत स्वागत स्वागत। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है राजस्थान परिषद के इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम में। राजस्थान परिषद का गठन 45 वर्ष पूर्व हुआ था और तब से लेकर अब तक, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का उपक्रम हो या सामाजिक जुड़ाव की बात हो, राजस्थान परिषद हमेशा अग्रगण्य रहा है और इन क्षेत्रों में काफ़ी कार्यों का राजस्थान परिषद ने संपादन किया है। इसी सामाजिक जुड़ाव की पहल को आगे ले जाते हुए हम लेकर आए हैं एक अद्भुत और अनूठा कार्यक्रम जिसका नाम है मीट द आइकॉन। ये मीट द आइकॉन कार्यक्रम है क्या? इस मीट द आइकॉन कार्यक्रम के तहत हम रूबरू होते हैं उन महानुभावों से, उन व्यक्तियों से, उन महान विभूतियों से जिनका तेरापन धर्म संघ से ताल्लुक है और जिन्होंने सफलता के शिखर को चूमा है। हम क्यों उनसे मिलते हैं? हम उनसे मिलते हैं ताकि जो तमाम दर्शकगण पूरे विश्व भर में ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी उनसे प्रेरणा ले पाएं, वो भी प्रभावित हो पाएं, उनकी जीवन शैली के बारे में जानकर, उनके जीवन के संघर्षों के बारे में जानकर, उनके जीवन में आए हुए उतार चढ़ाव के बारे में जानकर जो तमाम दर्शकगण देख रहे हैं वो भी उनकी तरह बन पाएं और उनसे कुछ सीख पाएं। और इसी कड़ी में आज हमारे बीच मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो कि सुजानगढ़ से हैं, सुजानगढ़ निवासी, उदयपुर पर प्रवासी हैं। इनका होटल बिजनेस है, रियल एस्टेट में भी इनकी भागीदारी है और इनका मार्बल कटिंग टूल्स का भी व्यापार है। और एक और बात बता दूं आपको, जब सन 2007 में आचार्य श्री महाश्रमण जी का चातुर्मास उदयपुर हुआ था, माँ प्रज्ञा जी का, तो इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी वहाँ पे। वे और कोई नहीं, श्री अशोक जी डोशी हैं। इनका हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अशोक जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में मौजूद हैं श्री रूपचंद जी पुगलिया जो राजस्थान परिषद के उपाध्यक्ष हैं, श्री मयंक जी पिंचा राजस्थान परिषद के सदस्य, मैं विनय वैद मीट द आइकॉन प्रोग्राम का वाइस चेयरमैन और राजस्थान परिषद यूथ विंग का कन्वीनर। मेरे साथ हैं श्री जिया जी जैन जो कि मेरे को इंटरव्यूअर हैं, हमारे को इंटरव्यूअर हैं। जिया जी, तो शुरुआत करें। जरूर सर, कुछ बचपन की यादें शेयर कीजिए हमारे साथ। बचपन में आपका स्वभाव कैसा था और कुछ यादगार पल, लम्हे जो आप मतलब आपकी टोटल इनिशियल एजेस, परवरिश कैसे स्टार्ट? बचपन में मेरा सुजानगढ़ में ही सारा बचपन पूरा बीता है और हर समय मिलनसार था। मैं हर लोगों से मिलना जुलना मेरे शौक़ था सबका, किसी का भी काम करना, किसी के साथ जाना, ये मेरा हॉबी थी। ऐसे पूरी सारे परिवार से मिलना, लोगों से मिलना, समाज से मिलना, सबसे करके पूरा आना जाना बना रहता था मेरा सबके साथ पूरा। तो कोई यादगार पल जो आप शेयर करना चाहेंगे बचपन का? बचपन का यादगार पल तो एक बार मैं छत से गिर गया था, स्कूल में था और छत पे नीचे जो कुंड होती है अपने यहाँ पे, तो लोहे का था तो उसके ऊपर गिरा तो मेरे यहाँ पे ऊपर पूरा घाव हो गया था पूरा। तो मैं घर गया, घर जाते ही हल्दी डाल के मेरे को वापस स्कूल भेज दिया। अच्छा, मैं हाँ उसी समय तो मेरे को इमीडिएट कहा, हाँ बस ठीक है आप जाओ। इतने ऊपर 20 फुट ऊपर से नीचे गिरा मैं और उसके बाद घर वालों ने को ये बस लगाया, हल्दी डाली और मेरे को भेज दिया वहाँ पे स्कूल के अंदर पूरा। हाँ, ये मतलब ये यादगार पल के रूप में है, ये भी ठीक है पूरा। तो अगर सर हम आपको अगर टाइम मशीन दें तो बचपन की कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप चेंज करना चाहें या उससे उसको बेहतर करने का प्रयास करें? अगर हम आपके बचपन में अतीत में वापस भेजें आपको, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप चेंज करना चाहेंगे? ऐसा एक टाइम मशीन से हम आपको भेजें। बचपन मेरा बहुत अच्छा रहा। मेरे को कोई ऐसा उससे कोई ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई गलत काम किया हो या गलत कुछ किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पारिवारिक रूप से सक्षम थे और पूरे परिवार का चहेता था और परिवार का हर काम ये लगता था कि मैं करूं। दूसरे को किसी को बोलते तो मेरे को ये लगता था कि उनको क्यों बोला,
हर काम में मेरे को लगता था हर काम में ही करूँ, अच्छा। मेरे को ही बोला जाए। आप लाड लेते हैं। हाँ, तो अशोक जी, एक और बात पूछना चाहूँगा आपसे कि बचपन में क्या माता पिता का के क्या संस्कार आपने ग्रहण किए, क्या कैसा माहौल था बचपन में, क्या बचपन धार्मिक में माहौल पूरा था काफी? मेरी दादी तो एकदम धार्मिक थी पूरी की पूरी। वो तो देवगुरु धर्म के प्रति समर्पित थी। अच्छा। और 20 साल पहले अपने जीवन से पहले दवाई वगैरह सब छोड़ दी थी उन्होंने। उन्होंने सिर्फ गुरु धारणा लेते थे, जब भी होता था गुरु गुरु कृपा है, गुरु क्या कृपा बात है सारी, कोई दवाई वो नहीं लेती थी कभी भी पूरी। और रात को उनके ब्लड प्रेशर हो जाते थे आपके 200 से ऊपर, अच्छा। पर कोई उनको फर्क नहीं, सुबह वापस वैसे के वैसे काम करते। डॉक्टर बोलते थे कि आप माँ जी कैसे जी रहे हो, अच्छा, पूरा, पर कोई मेडिसिन नहीं। क्या बात है, गुरु के प्रति इतनी आस्था थी उनकी। उनको श्रद्धा की प्रतिमूर्ति मिली थी, और वो हमारे घर के लिए तो पूरी आइकन थी पूरी की पूरी। अच्छा। टोटल पूरे मोहल्ले की भी सबकी चाहती थी, क्या बात है। पूरी की पूरी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पूरी सारी। देखिए, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अहम बात जो उन्होंने अभी बताई कि इनकी जो दादी साहब थी, धर्म के प्रति काफ़ी आसक्त थी, धर्म के प्रति काफ़ी निष्ठा थी, और दवाइयाँ छोड़ दी थी उन्होंने। जो भी जब भी कोई बीमारी या कोई कुछ ऐसा माहौल आता था, जब उनको लगता था कि वो ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो गुरु धारणा की देखिए कितनी बड़ी अहम भूमिका होती है। तो एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने पढ़ाई जो की वो पूरी की, वो सुजानगढ़ से पूरी की पूरी? हाँ, मैंने बीकॉम की वहाँ से पूरी। और उसके बाद उदयपुर की? और उसके बाद में मैं 10 साल सुजानगढ़ में ही रहा। अच्छा। पूरा टोटल मैं गया आपके 1987 में मैं उदयपुर गया। अच्छा। उदयपुर में क्या चीज़ का व्यापार? मार्बल का व्यवसाय शुरू किया मैंने। अच्छा। वो 1 साल तक 1.5 साल मार्बल का किया, फिर इसके बाद में डायमंड टूल्स का काम मेरे साथ में ज्वाइन हो गया था। और उसके बाद में फिर 2002 में मैं रियल एस्टेट में आ गया था। अच्छा। तो क्या शुरुआती दौर में आपको काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा कि सब कुछ शुरुआती दौर में मैंने जितने रुपए मैं घर से लेके गया था वो मैंने 6 महीने में डुबो दिए थे सारे। अच्छा। टोटल सारे रुपए डूब गए थे। हाँ। फिर मैं मेरे पिताजी के पास आया और मैंने कहा मेरे को 1 लाख रुपए और चाहिए। तो उन्होंने मेरे को बोला अभी 3 लड़कियां तुम्हारे हैं और 3 लड़कियां मेरे, तो मेरी अब सिक्योरिटी इसमें ख़त्म है, मतलब ये तुम देखो इसको। तो मैंने कहा मैं आपका एक ही पुत्र हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने उनको ये बात कही थी। तो उन्होंने कहा अभी तेरी माँ से 15-15 महीने दूर आसाम में ही रहा, तुम्हें पता नहीं पैसा कैसे कमाया जाता है। उन्होंने ये मेरे को बोला उस समय। तो अच्छा। फिर भी मैंने बड़ा आग्रह किया तो उन्होंने मेरे को 1 लाख रुपए अच्छा। दे दिए उन्होंने। देने के बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या बात है, क्या बात। उसके बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए, आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और यहाँ पे जो उन्होंने कहा कि इनको कहीं ना कहीं अपने पर विश्वास था, अपने पर कॉन्फिडेंस था, और ये तभी और इनके पिताजी को भी इनके ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट था, और इस ट्रस्ट को, विश्वास को उन्होंने तोड़ा नहीं। वो जो भी धनराशि उनको मिली उस धनराशि का सदुपयोग किया, और उसी की बदौलत आज वो इस मुकाम पर है। तो इस बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ। मेरी दादी के लाडले थे मेरे पिताजी, तो उनको बोलते थे वो कैसे काम कर रहा है वहाँ पे, क्या कर रहा है। अच्छा। तो पिताजी बोलते भी नुकसान हुआ है, लोग खा गए, वो अलग बात है, पर झूठ नहीं बोलता है, और सब चीज़ लिखी हुई है कागज़ में, सारी चीज़ जाके सही बताता है, वो कोई दिक्कत नहीं। खा गए लोग पैसे, वो अलग बात है, एक पूरी करके सारे टोटली। तो उन्होंने हौसला बनाते थे, मतलब ऐसा नहीं कि एक बाप होके तूने ये कर दिया वो कर दिया, वो पॉजिटिव उस बात को कहते थे। फादर मेरे हर समय पॉजिटिव कहते थे, ऐसा नहीं कि नेगेटिव कोई बात हो कि तुम ये कर दिया, तूने वो कर दिया, वो नहीं। वो बोले भी तुम्हारी बैलेंस शीट में तो है प्रॉफिट, पर लोग खा गए पैसा। अच्छा। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। देखिए, सकारात्मक सोच का मिलन सकारात्मक सोच से अगर हो तो सफलता ज़रूर हासिल होती है। इनके पिताजी की पॉजिटिव थॉट थी, साथ साथ में इनकी पॉजिटिव थॉट थी कि जो ट्रस्ट, जो विश्वास इनके पिताजी ने इनके ऊपर जताया, इनके ऊपर रखा, उस ट्रस्ट को उन्होंने कभी ब्रेक नहीं किया। तो देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि आज हो सकता है हमारे बिजनेस एक्सपेंशंस के लिए हमको कहीं ना कहीं कोई फंड की आवश्यकता हो जाए, क्रेडिटर्स की आवश्यकता हो जाए,
कोई इन्वेस्टर्स की आवश्यकता हो जाए, बट वन मस्ट ऑलवेज हैव faith in oneself, and one should never break the trust which people have in ourselves. तो एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए. तो फिर आप यू एस्टेब्लिश्ड, आपने बिजनेस वहाँ पे उदयपुर में एस्टेब्लिश किया. तो वहाँ पे वो शुरुआती दौर में आपको संघर्ष का सामना करना पड़ा. तो वंस इट वाज एस्टेब्लिश, जब एस्टेब्लिश हो गया था, तो फिर कैसा चला? मतलब बिजनेस ऑलवेज वाज ऑन प्रगति की ओर था कि कभी कहीं उतार चढ़ाव? हर मेरा जो प्रोडक्ट था उसके लिए हर समय मेरे पास क्यू रहती थी. अच्छा. माल लेने वालों की क्यू रहती थी कि आज इसको देना, आज इसको देना. और शॉर्ट सप्लाई होने से 2-3 दिन फैक्ट्री बंद ही रहती थी. पर मेरा जो माल था वो इतना बढ़िया था कि उसके बिना फैक्ट्री चलती नहीं थी. अच्छा. सारी के सारी करके. क्या बात है, क्या बात. तो इतना बढ़िया काम था कि लोग लाइन लगा के एडवांस पैसा दे के वो माल लेते थे पूरा का पूरा करके. मैंने लॉस खाया मार्बल में खाया, डायमंड टूल्स में लॉस नहीं खाया. अच्छा. हाँ, उसके बाद मैंने जैसे ही 90 में कोटा ऑफिस कर दी, जैसलमेर कर दी, बांसवाड़ा कर दी, जोधपुर कर दी, आबू रोड कर दी, बॉम्बे कर दी. ये सब अपने आप बनती गई, अपने आप चलती गई पूरी सारी चीज़ें. मैंने कोई प्रयास नहीं किया. डायमंड टूल्स का काम भी अपने आप आया मेरे पास. मैं जानता नहीं था कि डायमंड टूल्स क्या होता है. तो मेरे एक जिनसे मैं माल खरीदता था, तो उस आदमी ने बोला कि भाई वो माल लेते हैं, पैसा वो देंगे, तो आप उनको पूछ लो, वो देते हैं तो माल मेरे को दे दो. अच्छा. तो वो आदमी मेरे यहाँ आया, आकर के मेरे को बोला कि साहब आप उनको माल लेते हैं और ये, तो मैंने कहा भाई पैसे तो नहीं है मेरे पास, चेक ले लो आप. तो वो माल नहीं दे के गया. फिर वो मार्केट में कहीं घूम करके 1 घंटे बाद वापस आता है मेरे पास कि साहब ये ले लो, आप चेक दे दो मेरे को. अच्छा. तो 1-1.5 घंटे बैठा रहा मेरे पास, बैठा रहा. और कहाँ आप कैसे जाते हो? तो मैंने कहा अभी ट्रक यहाँ से पकड़ूंगा, नाथद्वारा तक जाऊँगा और नाथद्वारा से बस पकड़ के उदयपुर जाऊँगा. तो बोले आज अपन साथ चलते हैं, मेरी गाड़ी में चलो आप. तो मैंने कहा अभी आज तो बच्चे खुश हो जाएंगे, घरवाली खुश हो जाएगी, 3 घंटे इधर 1.5 घंटे में पहुँचेंगे, बहुत अच्छी बात है. हम गए घर पे, उसको चाय वाय पिलाई. वो क्यों आया था? वो इसलिए आया था कि कहीं चेक लौट गया तो मेरे को राजसमंद नहीं आना पड़े. वो अपनी सोच के आया मेरे साथ कि मेरे घर देख लूँ तो कम से कम मैं इनके यहाँ आ जाऊँ पूरी. तो मेरे घर आया तो मेरी वाइफ ने चाय पिलाई, बैठे हम साथ में बैठे. तो वो जब हम उसको साथ में बैठे तो उसको ये लगा कि ये बहुत ही बढ़िया परिवार है और अपन इनसे जुड़ सकते हैं. मतलब उसके दिमाग में वहाँ से वो आई उल्ट. फिर 2 दिन बाद में फिर किसी के लिए आया कि ये सेगमेंट दे दूँ क्या? मैंने कहा चेक दूँ क्या? कि नहीं मैं घर से पैसे ले लूँगा आपसे. फिर दोबारा उसने वो दे दिया. तीसरे दिन वो आता है मेरे पास कि आप राजसमंद चल रहे हो क्या आज? मैं हाँ चलते हैं. मैंने वाइफ को बोला भाई टिफ़िन जल्दी बना दे. टिफ़िन बनाया और हम लोग साथ में. तो रास्ते में 2000 रुपये उसने निकाल के मेरे को दिए कि साहब ये कमीशन आपका बनता है. मैंने कहा मेरा तो कोई कमीशन नहीं, मैंने कोई काम किया नहीं आपके लिए, तो मैं नहीं लेता हूँ. क्योंकि आज शाम से आपको मैं सारा माल ला के देता हूँ और आप ये काम शुरू कर दो. मैं जानता भी नहीं था, मैं इंची टेप से नापता था कि 14 इंची है क्या होता है, 16 इंची क्या होता है. मेरे को कोई ऐसा अनुभव नहीं था, कभी भी सोचा भी नहीं था कि ये काम मिलेगा और कभी करेंगे अपन. मार्बल का ही काम कर रहे थे अपन. तो हमने काम कर लिया. फिर मैंने पिताजी को चिट्ठी लिखी कि इस तरह से ये काम मेरे को मिला है और हमने लिया है. तो उन्होंने लिखा कि तुम मेरे को डुबोएगा और बिना पूछे सारा ये काम कर लिया और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था. तो मैंने उनको वापस चिट्ठी लिखी कि भाई आप एक बार आ जाओ, आप देख लो, नहीं हो तो अपन मना कर देते हैं. अब मतलब पॉजिटिव रही मैं हर समय. ऐसा नहीं कि उनकी कोई बात को अपन ने ऑनर किया, उनकी बात को भी आप आओ और देखो आपके सुझाव दो तो अपन इसमें आगे बढ़े. वो आए, आके उन्होंने देखा, वो हमारा इंजीनियर मिला, बोले अपने को मार्बल बंद करना, यही काम चालू रखना है. उन्होंने जब बैलेंस शीट देखा अभी प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये काम शुरू करना है अपने को वो काम मार्बल का काम कम करना है, इसको शुरू. अच्छा. हाँ. तो उनका बड़ा अच्छा रहा, मतलब पॉजिटिव रुक रहा. और उसके बाद 6 महीने बाद में तो ये हालत हो गई कि हम माल ही नहीं दे पाए सारा. और इमीडिएट बॉम्बे ऑफिस करनी पड़ी. बॉम्बे से रोज़ रात को आदमी अहमदाबाद माल लेके आता. मेरा आदमी रोज़ अहमदाबाद जाता, वहाँ से माल लेके आता रोज़ाना. मतलब ये हालत होती कि 6-7 बजे तक जितना माल प्रोडक्ट होता वो शाम को दूसरे सुबह मेरे यहाँ जाता था. अच्छा. मेरा आदमी लेकर के आते वहाँ से. तो दोनों इस तरह से काम चलता था. और जानते नहीं, कमाई करना जानते नहीं थे जी. एकदम सस्ता माल बेचते, मतलब बहुत कम मार्जिन में, इतना नाम होते हुए भी, सब कुछ होते हुए एकदम रीजनेबल मार्जिन में काम करते थे.
तो इस दरमियान क्या हुआ कि मेरे फ़ॉरेन से एक आइटम आता था जर्मनी से, तो वो कंपनी में कंप्लेंट आ गई। कंपनी ने कहा, मेरे को बॉम्बे गया हुआ था कि साहब ये तो हम नहीं दे पाएंगे, आपको कंप्लेंट आती है तो हमारी तो चीज़ ठीक है। मैं कंपनी से निकल के कहीं पेमेंट लेने गया तो वहाँ एक आदमी मिला, तो उसने परिचय कराया कि ये डोसी जी है। क्यों, अरे आप डोसी जी हो? हाँ। मैंने कहा क्यों, मेरे पास ये ब्लैंक पड़ी है। जो माल वहाँ से मेरे को मना किया वो माल मेरे को वहाँ ऑफ़र करा उसने। तो मैं कंपनी से 25,000 में लेता, उन्होंने मेरे को 18,000 में ऑफ़र किया। तो 25,000 7,000 का मुनाफा होते ही सीधा मैंने जो पैसे वहाँ से लिए मैंने उनको दे दिए और मैंने वो माल मंगा लिया वहाँ पे। वो माल लाया और माल 3 दिन में बिक गया सारा। 25 ब्लैंक 3 लाख रुपए की लाई और अपने मुनाफा 4 गुना मुनाफा हो गया। 25 में ला के 26-27 में तो मुनाफा भी ज़्यादा हो गया अपना पहले से। फिर उनको मैंने फ़ोन किया, भाई ये माल मेरे को और चाहिए। तो कितना चाहिए, तो मैंने उनको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बताई। उन्होंने 1.5 करोड़ का माल, उस ज़माने की बात करो 90 के, जो 1.5 करोड़ का माल बेच दिया, बिना जान पहचान के, बिना कुछ के। मेरे पिताजी ने कहा ये पैसे कहाँ से चुकाएंगे? उनको तो पसीने आ गए कि ये इतना माल आ गया, अब कहाँ से चुकाओगे पैसे तुम? मतलब उनको ये रहती थी हर समय कि पैसे माथे नहीं रह जाए, मतलब हर समय ही कहते रहते थे कि पैसे कहाँ से चुकाओगे तुम। पर वो माल बिक गया 20 दिन में, सारा पैसे भी चुका दिए और सारा कॉन्फिडेंस मेरा भी बढ़ गया और उनका भी बढ़ गया सारा करके, और आगे बढ़ते गए। फिर जर्मन वालों ने को मैंने कोटा के ऑफिस में विजिट की उन्होंने, तो उनकी जो कंप्लेंट थी वो कंप्लेंट ठीक करने जर्मनी से आए थे और मैंने 5 मिनट में वो कंप्लेंट ठीक कर दी, क्योंकि मैं खुद काम हाथ से करता था सारा, सारी मशीनें खोलना ये सब करना। मैं जब तक मैं खुद नहीं कर लेता तब आदमी को बताता नहीं था, तो मेरे को सब नॉलेज था। तो उन्होंने कहा आप जर्मनी आओ, हमारी फैक्ट्री देखो। तो आपने देखा अभी ये जनरली अपन मिलते हैं, आप बोलते हो आना, मैंने देखा वही स्थिति रही। वो तो जर्मनी पहुंचते हैं उनके फ़ोन, और न तो मेरे पास STD, न मेरे पास कोई फैक्स, न कोई मतलब मोबाइल फ़ोन, कुछ भी नहीं मेरे। सब अब उनके लैंडलाइन पे फ़ोन आते रोज़ाना वहाँ बॉम्बे से फ़ोन करते, बात करो। तो बात करते उनको बोलो तुरंत आओ आप मेरी फैक्ट्री विजिट करो आप, क्योंकि कोटा में 200 फैक्ट्री में 190 फैक्ट्री का मालिक में, हर में मेरा टूल चलता। तो वो इतने प्रभावित हुए कि आप तुरंत आओ। तो मैंने मेरा पासपोर्ट बनाया तो फादर ने कहा भाई ये तेरी वाइफ कब जाएगी? 90 की बात है, 90 तो उस समय तो अपने को जाते नहीं थे, 90 92 93 तो ये कब जाएगी? तो फिर उसका पासपोर्ट गया, 6 महीने लेट हो गया। हम दोनों गए वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। मैंने वहाँ पे पूरी जर्मन में इसकी ट्रेनिंग ली, 100 डॉक्टर की डिग्री ली वहाँ से मैंने, जो इनको ठीक करने की पूरी, वहाँ से मैंने जा कर के पूरी डिग्री उनके साथ काम किया। तो उन्होंने जब डिग्री देते समय बोला कि हमारे 1-1 साल लोग पड़े रहते हैं, वो भी ये काम नहीं कर पाते जो आपने 20 दिन के अंदर पूरा इसको लगन से काम किया पूरा का। तो मैं जब काम करता तो मेरे को पता नहीं चलता कितने आदमी आए कितने गए, मैं किसी को दिखता ही नहीं था मेरे को, मैं तो मेरा काम ही दिखता था उसमें पूरा। और ये हाथ दुखते थे पूरे, हथौड़े चलाता था मैं पूरे, कभी ज़िंदगी में काम किया नहीं था ऐसा सारा करके। तो वो मेरे को 7 बजे से 12 बजे तक ड्यूटी करके फिर कहते तुम रेस्ट करो, और उनके घर खाना खिलाते, जर्मन थे वो पूरे इनके घर खाने खिलाते। मेरी वाइफ को रोज़ाना वो ले जाते घूमने, वहाँ के वृद्धाश्रम हॉस्पिटल सारे उनको दिखाए पूरे। और शाम को जितने भी उनके दोस्त थे उनके यहाँ इन्वाइटेड थे हम, शाम को उनके घर रोज़ जाते हैं, उनका कल्चर देखते, हम सबसे मिलते सारा करके वहाँ पे काम ये सारा। 2002 तक ये काम हमारा बहुत अच्छा चला। उसके बाद चाइना आ गया, चाइना आने के बाद में ये काम हमारा काफ़ी ग्राफ एकदम नीचे आ गया इसका पूरे का। उसके बाद में मैं रियल इस्टेट में आ गया। रियल इस्टेट में भी मेरा कोई था नहीं, न कोई रुझान था कोई। एक ठीक है ज़मीनें काफ़ी ले रखी थी, पर एक मामा जी के लड़के थे, उसने बोला कि ये ज़मीन देख के आओ। तो 14 करोड़ की ज़मीन थी। मैंने कहा मजाक कर रहा है कि अपन इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप देख ली, ज़मीन तो अच्छी है ना? मुझे ज़मीन अच्छी है, कि आप कितना लगा दोगे? मैंने कहा मैं 1 करोड़ रुपये, मैंने बड़े हिम्मत करके बोला कि मैं 1 करोड़ रुपये आपको दे दूँगा, कि चलो लेते हैं सौदा। हमने बातचीत कर ली। सौदा करने से पहले हम क्या करते हैं, बातचीत करने के बाद फादर को बिठा देते हैं, लास्ट फाइनल सौदा करने में उनको बिठा देते हैं। तो क्या है कि हमें भी पता नहीं रहता और उनको भी पता नहीं रहता, तो वो कभी 10 रुपये नीचे कभी 10 रुपये ऊपर सौदा वो कर देता हो जाता था, तो उनको बिठा देते थे हर समय। तो हमने वो पहला सौदा हमने 16-17 करोड़ का पहले किया। वो सौदा 20 दिन बाद वापस बिक गया। हमने 25 लाख एडवांस दिए, 25 के 50 लाख रुपए उसने मेरे को हाथों हाथ दे दिए 15 दिन बाद में।
फिर उसके बाद में ये सफ़र शुरू हुआ। इसके बाद में ज़मीनें लेते गए, बेचते गए, सारा काम भी चलता रहा पूरा का पूरा टोटली। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे लिए। देखिए हम एक सफल व्यक्ति के पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है, और हम ये क्या समझते हैं कि जब किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं कि वो सफल है उतना ही देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो घटित कहानी, उसके पीछे का जो पीरियड है, जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने अपने जो व्यापार है उसकी शुरुआत की, और आज वो जिस मुकाम पर है ये वो इसलिए हैं कि उनका व्यापार के प्रति काफ़ी लगन थी। He was very dedicated and very focused. That's why he has reached this particular position. तो जिया जी आप भी कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? तो सर इतने कम आयु में इतना रिस्क टेकिंग एबिलिटी, मतलब ये अपने आप हुआ। ये हिम्मत तो थी, ऐसा नहीं कभी डरता नहीं था, और जब भी घाटा भी लगा तो चेहरे पे मुस्कान कभी नहीं गई। हर समय हंसता रहता, सब काम करके पूरा। सब लोगों को जब मैं बोलता कि मैं घाटे में हूँ, नुकसान में हूँ, तो लोग मानते नहीं थे। मैं उनको रियली बोलता कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, पर वो मानते नहीं थे। वो बोले आप सुजानगढ़ के सेठ हो और वहाँ इतने लोग, सब जानकारी उन्होंने हासिल कर रखी थी, तो वो लोग मानते नहीं थे कभी। और रिस्क तो अपने आप ली, अपन ने नहीं ली, लोगों ने अपने आप दे दी। अपने आप ही उन्हें कॉन्फिडेंस, एक तो क्या है कि गुडविल होती है और ईमानदारी थी, तो इसलिए क्या है कि बाज़ार में ये नाम था कि भाई ये पैसा खाने वाले नहीं है। और जिस दिन अपना पैसा डूबा और जिस दिन यहाँ से पैसा लेके गया, तो जाते ही जिनसे जो मांग रहे थे उनको पहले दिया मैंने साहब ये पैसे हैं और मैं लेके आया हूँ, आप ले लो, पर ये पैसे मेरे को भी ज़रूरत है, आप चेक ले लो, और ये पैसे अगर मैं दो तो मैं आपको वापस दे दूँगा बाद में। तो उस कंपनी का जो मैनेजर था उसने कहा ये पैसे भी ले जाओ, जितना आपको माल चाहिए उतना भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप काम करो, सारा का सारा करके। तो अपन इसमें एकदम आगे बढ़े टोटली पूरा। और रिस्क तो अपने आप अपन ये सोचते हैं, अपन करते हैं, अपन नहीं, कुछ शक्तियाँ चलती है वही कराती है आपको, या आपके माँ बाप का जो आशीर्वाद है वो कराता है, या उनकी जो भी उनकी सीख होती है, जो भी उनके थॉट्स होते हैं वही सारा करते हैं। पावर ऑफ पॉजिटिविटी। हाँ, वो फादर हमारे हर समय पॉजिटिव रहे, हर समय पॉजिटिव रहे। कभी भी मैं कहता कि आज ये इतने पैसे डूब गए, ये हो गया, कोई ये काम गलती होगी, तुम्हें पता चल गया ना, समझ में आ गई बात, कोई बात नहीं, खत्म। वो इतनी बात कहते सीधी कि तुम्हें पता चल गया नुकसान हुआ, बस बात खत्म हो। पता चल जाना चाहिए, तुम रियलाइज कर लो कि तुम्हें नुकसान है, फिर कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ते रहो। तो वो हर समय उनका इंस्पिरेशन ऐसा रहता है कि कभी टूटते नहीं, मन से कभी टूटने नहीं दिया उन्होंने मेरे को हर समय। और अकाउंट की उनकी इतनी पकड़ थी, कोई सीमा नहीं। वो हमारा झगड़ा एक ही बात का होता था, उधार को लेके। 90 में 3 करोड़ की उधार, वो कहते ही उधार। तो रोजाना झगड़ा क्या होता है प्रॉफिट का। मैं तो प्रॉफिट बताता इतना कि इतना प्रॉफिट है मेरे, तो वो कहते इतना प्रॉफिट है। मेरे को गुस्सा आता है, इतना प्रॉफिट अपने को। तो मैंने एक दिन बोला कि आप बताओ मेरे को कैसे। तो उन्होंने बोला देख, ये तो तुम्हारी उधार है, ये आज तू अगर नहीं जाए यहाँ पे तो मैं 1 रुपया नहीं ला सकता। तू अगर आज तेरे कुछ हो गया तो मैं इससे 1 रुपया भी नहीं ला सकता, तो ये भी डेट्स में डाल दो, अब प्रॉफिट देख लो। अब तुम 10 रुपये में माल खरीदा, 12 में बेच रहे हो, 2 रुपये पुनः बताओ, खर्चा तो जोड़ नहीं रहे हो। तुम तो अपने प्रॉफिट वही मान रहे हो कि 10 रुपये में लाए, आप 12 में बेच रहे हो, 2 रुपये से इतना मल्टीप्लाई करके तुम इतना पार्ट बना रहे हो, तो ये कुछ नहीं, तो वो प्रॉफिट इतना हो जाता। तो उससे क्या हुआ कि अपने को एक वो मिला पूरा टोटली। उस समय बड़ा गुस्सा आता था जब वो कहते थे, तो इतना गुस्सा आता था कि बस मैं कल से काम पे नहीं जाऊंगा, आप संभाल लो। मतलब इतना वो पैसे के लिए करते थे कि टाइट करते थे, फिर सुबह नस नीची करके आके बैठ जाता था। रात को गुस्सा आता, फिर सुबह गलती महसूस होती थी कि अपन ने क्यों बोला। फिर उस एक बार की बात है, आज से 20-25 साल पहले की बात होगी, जब एकदम गुस्सा आ गया मेरे को। फिर मेरे मन में आया कि माँ बाप कितने साल के, क्यों गुस्सा करता है जिंदगी में। उसका दिन आज का दिन, आज तक कभी गुस्सा नहीं आया माँ बाप पे, कोई गुस्सा नहीं। कभी भी जो भी कहते हैं हंसी में डाल देता हूँ। मन में आती है कभी ऐसा, पर वापस ऊपर सजेशन आता है क्या कर रहे हैं, और वहीं से एकदम खुशी और हंसी डाल दिया, हंसी डाल कर हंसी में करके मैं निकाल, उस बात को हंसी में निकाल देता हूँ पूरी, जो भी वो कहते हैं। तो उससे मेरे को बहुत प्रेरणा मिली, और आज मैं समझता हूँ वो ठीक थे, मैं गलत था उस समय। क्योंकि उन्हीं की बदौलत सब जो भी हो, आज माँ बाप तो भगवान है,
आज ऐसे माँ बाप, मेरे जैसे माँ बाप मिलने बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आज। जो मेरे माँ बाप है, आप देखो कि भगवान से ही बड़े हैं, मतलब हर समय देते हैं, हर समय उनका हर समय ये रहता है कि मेरे बच्चा 10 रुपये खर्च हो जाएंगे, अभी ये हो जाएगा, अभी इसका खर्चा हो जाएगा, और हम एक वेटर को टिप दे देते हैं 1000 रुपये, और वो इतना सोचते हैं आज की डेट में। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। जैसा कि अशोक जी ने फरमाया कि माँ बाप का जो रोल होता है अपने जीवन में, उसको डिस्क्राइब करना बहुत ही शब्दों में बहुत ही मुश्किल है। चाहे बच्चा बिगड़ जाए, बच्चा गलत राह पर चला जाए, माँ बाप हमेशा उसे सही शिक्षा देते हैं, उसे हमेशा सही राह में जाने की प्रेरणा देते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके जीवन में इनके माँ बाप की शिक्षा, इनके माँ बाप के जो संस्कार जो इन्होंने ग्रहण किए, और माँ बाप की जो प्रेरणा, माँ बाप का जो मोटिवेशन मिला, उसी की बदौलत आज ये जो भी हैं, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। तो एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि आपके जीवन में आपकी जो फैमिली है, आपके जो वाइफ है या बच्चे हैं, उनका कितनी इम्पोर्टेंस है आपके जीवन में, योगदान है? देखो, वाइफ का पूरा योगदान है। उसने, जब मैं आया था तब तो रोज़ाना 10 आदमी की टिफ़िन बना के सुबह तैयार करके मेरे साथ रोज़ भेजती थी, और मैं उस समय 10 मिनट लेट होती तो मैं जा रहा हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इस तरह से उसको बोल देते थे। फिर भी बेचारी 3 बच्चे थे उस समय, लड़का तो बाद में हुआ था, 3 बच्चों की जिम्मेवारी, स्कूल भेजना, उसके बाद में वो इतनी मेहनत करके 10 आदमी का टिफ़िन बना के भेजना रोज़ाना, एक बहुत बड़ी बात थी। कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं नहीं बनाऊंगी, बाजार से खा लेना, कभी ये कर लेना, ऐसा कुछ नहीं। हर समय साथ खड़ी रही वो मेरे साथ पूरी टोटली। तो वो ठीक है। बच्चे तो अब, लड़का तो अब आया है अभी। लड़के तो क्या होता है कि हमने उसको पढ़ा लिखा के लंदन से उसने MBA कर ली, तो वो हमारे बिजनेस में सूट नहीं किया उसने उसको। तो वो हर समय क्या करता है कि अपनी माँ को जाके बोलता कि सब मेरे लिए कोई काम नहीं है, कभी पानी का बोलते हैं, कभी चाय का बोलते हैं, कभी कुछ का बोलते हैं, तो मेरा क्या काम पूरा का। फिर एक दिन बहू आई, शादी भी कर दी उसी। बहू ने बोला कि मेरा भविष्य क्या है। मैंने कहा अब तो घर भी टूट गया, बहू जाए तो घर भी टूटने की स्थिति में आ गई अब तो। मैंने, वो काम करे नहीं, कुछ भी उसको काम करे स्थिति नहीं कोई भी। तो मैंने चारों हम इकट्ठे हुए, 3 वोट एक तरफ, 1 वोट एक तरफ। तीनों जने, माँ बोलती कि तुम, आपको तो इनका बेर जग गया इससे, कुछ डांटते कुछ कहते, तो माँ का तो इतना जी होता है बच्चे के प्रति की कोई सीमा नहीं, बेर जग गया उसे। तो मैंने चारों को इकट्ठा किया। मैंने कहा भाई देखो, ऐसा है कि मेरे से काम नहीं कर पा रहा है, मैं चाय पानी जो भी है सब, मैंने 10 करोड़ रुपए इसके डुबोने के लिए रखे हुए हैं। इसका मैं तुम तीनों से कोई हिसाब नहीं लूँगा, काम कराने की जिम्मेवारी तुम्हारी। जब मेरी जिम्मेवारी तुम नहीं लग रही है तो तुम लोग तीनों इसके लो, 10 करोड़ रुपए मेरे इसके लिए मैंने डुबोने के लिए रखे, और तुमसे कोई हिसाब कभी भी ज़िंदगी में नहीं पूछूंगा। ठीक है साहब, होगी बात ख़त्म। 15 दिन में आज फॉरेन घूमना, आ जाओ भाई, आज वहाँ घूमने जाना, आ जाओ। 1-1.25 साल हो गया। 1.25 साल बाद बहू आई, क्यों ये तो काम खराब हो गया। मैंने क्या हो गया? क्यों हमारी तलाक हो जाएगा। क्योंकि वो उसको, जो लड़ाई मेरे साथ होती थी वो उनके साथ होने, वो कहते उसको काम करो, ये रिजल्ट दो, हमने जिम्मेवारी ली, उसको कुछ करो। वो हो ही नहीं सारी स्थिति पूरी करके, तो हमारा तो तलाक हो जाएगा, ये स्थिति हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है तुम बैठे। मैं गया मेरी वाइफ के पास, मैंने कहा भाई तुम्हारी बता दो, 2 वोट तो हमारे साथ हुए, 1 के 2 तो हुए 2 तो है, तो तुम बताओ। कि बोलो मेरा भी आपके साथ कर लो, आज के बाद में कुछ नहीं बोलूँगी। मैंने कहा ठीक है, अब कोई बात, सब तुम एक तरफ हो जाओ सब, अब मैं इसको संभालता। फिर साहब धीरे उसको मैं धीरे करते करते उसको ला करके, आज मैं कह सकता हूँ 85% वो मेरे साथ आके, मेरी भावनाओं के साथ वो काम करे, जिम्मेवारी, पूरी जिम्मेवारी से काम करने लग गया। तो क्या अगर मैं उसमें उसको नहीं करता तो शायद परिवार से वो अलग हो जाता या बिगड़ जाता, कोई भी स्थिति हो सकती थी। उसको अपने इस तरह से गले लगाया कि उनको सबको, तीनों को इस तरह से अलग किया कि उन पे जिम्मेवारी छोड़ दी। मेरी वाइफ मेरे को कहती है अरे ये आप इसको ये कह दिया, आपको ये कह दिया, ये मैं नहीं काम जानती हूँ कि आप ही जानते हो क्या खाली। मतलब बेटे का मोह इतना होता है, एक माँ के प्रति की कोई सीमा नहीं है आपको।
तो वो इतना खराब कि उसको समेटने का ही साधन था, और इससे एकदम ये तीर एकदम सही निशाने पे काम किया और एकदम सारी शांति हो गई, सब बढ़िया से बढ़िया काम आज लाइन पे आ गए। एक और जोरदार ताली हो जाएंगी। देखिए, बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल और उदाहरण हमारे सामने है कि किस तरह जो बेटा जिसके विचार इनसे नहीं मिलते थे, वो सहमत नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे समय दिया, उसे टाइम दिया और एक बहुत ही स्ट्रेटजी बना के उस सिचुएशन को हैंडल किया। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि हमारे जीवन में कई ऐसे मोड़ आ सकते हैं, क्षण आ सकते हैं, जिस मोड़ पर हमारे जो सगे संबंधी हैं या हमारे जो निकटतम हैं वो हमारे विचारों से सहमत नहीं हो, लेकिन उन्हें अपने विचारों से सहमत करना या अपने विचार को सहमत हो जाना उनके विचारों के साथ में, वो कहीं ना कहीं हमें निर्णय लेना होता है, न कि उनसे दूर जाना। तो इनके लिए एक और जोरदार से तालियां हो जाए। तो एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि सन 2007 में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का उदयपुर में चातुर्मास हुआ और आप उस समय काफ़ी अग्रगण्य में थे जो वहाँ की व्यवस्था है। तो ये सब कैसे हुआ, मतलब समाज से उसी समय आपका जुड़ना हुआ? मेरी माँ तो रेगुलर जाती थी महाराज के यहाँ रास्ते की सेवा में, और मैं सब जगह रेगुलर, उनको कभी रोकता नहीं था। मेरा साथ होता तो मैं चला जाता था, नहीं उनके लिए गाड़ी ड्राइवर हर समय मौजूद रहता था। तो गुरुदेव का चतुर्मास जब घोषणा हुई थी तब हम लोगों ने गीतिका गाई थी वहाँ पे लाडनू में, और गुरुदेव ने उसी समय बोला था कि भी मर्यादा महोत्सव करेंगे वहाँ पे अपने क्या नाम, आमेर नहीं था वहाँ पे, था अपने ये मारवाड़ में नहीं था, वहीं पे था अपना आमेर, ये क्या नाम मारवाड़ का क्षेत्र था। तो वहाँ जो ही घोषणा की तो मैंने, कर्नाउट साहब हमारे अध्यक्ष थे, तो मैंने कहा अभी आप खड़े हो चतुर्मास के लिए? वो बोले पैसे कहाँ से लाएंगे अशोक जी? तो मैं और एक बजरंग जी श्याम सुखा थे, वो दोनों खड़े होते, गुरुदेव ने बोला उदयपुर चतुर्मास। तो मन में एक भावना आई कि भी गुरुओं ने अपने को बहुत बड़ी चीज़ दी है, हालांकि दी तो उदयपुर समाज को, पर हम खड़े हुए साक्षी हम बने पूरे। और मैं भूल गया उस बात को, मन में था कि कुछ करना है, ये मन में आ गया था उस समय, और मैं भूल गया। फिर जब ये चतुर्मास के लिए जो टीम भेजते हैं यहाँ जगह देखने के लिए, तो अनूप चंद जी आए थे और कन्यालाल छाजेड़ आए थे, पटावरी जी आए थे। तो हमारे अध्यक्ष थे वहाँ कर्नाउट साहब, वो मेरे घर आए सुबह सुबह कि विद्या भवन हमारे पास में एक स्कूल है, यहाँ गुरुदेव ठहर जाएंगे और आपका घर साधु प्रमुखा जी के लिए आप क्या कहेंगे? तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या आप पूछ लो? मैंने पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूछने से काम नहीं होगा, आप तो फाइनल है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आज टीम आ रही है, आपको रुकना है आज राजसमंद। मैं रोज़ मेरी राजसमंद जाना ही रहता था, तो उन्होंने कहा आज नहीं जाना। ठीक है, हमने तीनों जगह देखी साथ में बैठ करके। तो मैंने, उन सभी लोग खड़े थे, मैंने कहा भी आचार्य महाप्रज्ञ का चातुर्मास की सोच रहे हो व्यवस्था, या कोई साधु संतों की व्यवस्था सोच रहे हो? क्या आपकी मजाक कर रहे हो? क्या मजाक नहीं। मैंने कहा कोई भी संस्था आपको नाड़ हिला देगी तो आप क्या करोगे? गुरुदेव सामने आ जाएंगे, आपको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, उस समय आप क्या करोगे इनके? और ये छोटे छोटे कमरे, ये सारी व्यवस्थाएं देख करके पूरी। तो हमारे अध्यक्ष महोदय बोले पैसे कहाँ से लाओगे? मैं पैसे की व्यवस्था देखेंगे। शाम को सबकी मीटिंग हुई, खाना खाने के बाद में शाम को, सुबह, ये तो सुबह का प्रसंग था सारा, शाम को इन्होंने खड़ा कर दिया मेरे को कि आप अपनी स्कीम बताओ क्या है। तो मैंने कहा हम ज़मीन लेंगे और ज़मीन लेके उस पर पूरा भवन बनाएंगे, पूरा एक शहर बसाएंगे, पूरा गाँव। तो हमारे अध्यक्ष मोरे वहीं फिर बोले पैसे कहाँ से लो? मैंने पैसे मेरी जेब में, पूरी सभा कहाँ से आई ये शक्ति मेरे को पता नहीं, मेरे पास कोई बहुत पैसे नहीं थे उस समय, पर शक्ति कहाँ से आई ये मेरे को पता नहीं। ये मैं तो गुरुओं की शक्ति मानता हूँ कि जो सारी उन्हीं से आई सारी। और मेरे को वहीं पे अध्यक्ष बना दिया कि आप ये ज़मीनें लो और ये करो और आपको ये। तो मैं तैयार नहीं था, कभी ऐसा काम किया नहीं मैंने। दूसरे दिन सुबह अध्यक्ष महोदय की ज़मीन दिखाओ, मैंने ज़मीन देख रखी थी पहले से ही, ज़मीन दिखा दी। ज़मीन उन्होंने कहा ओके, जहाँ भी आजकल महाप्रज्ञ विहार वहाँ उदयपुर में बना हुआ पूरा, हाँ वहाँ पे पूरी वो ज़मीन है, वो तो मैंने दिखा दी। तो उन्होंने कहा ओके करके हमने ज़मीन, हमने ये स्कीम दी समाज को कि 80 रुपये में ज़मीन लेंगे और 120 रुपये में समाज के लोगों को बेचेंगे, क्योंकि अपने घर नहीं होंगे तो गुरुओं को सब आएंगे तो क्या सुविधा रहेगी पूरी। और 40 रुपये जो आएंगे वो बचेंगे, उससे ज़मीन को, समाज को ज़मीन फ्री देंगे। 40 रुपये बचेंगे, समाज को ज़मीन फ्री दे देंगे।
तो नो प्रॉफिट नो लॉस का काम हो गया। जो खर्चा लगेगा वो हमारी जेब से लगेगा, सबके जितने भी आदमी, 7 आदमी की टीम थी पूरी। तो हो गया साहब, ज़मीन हमने खरीद ली। और इस दरमियान 2005 का चतुर्मास था, तो 2007 किया गुरुदेव ने तो हमें बुलाया वहाँ पे। तो इतने दिन तो हमारे समाज में तो कोई मैं कहीं जाता नहीं था, तो सब लोगों ने कहा अशोक जी आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेवारी थी मेरे पास। तो हमने पूरे नक्शे उक्से बना करके सारे वहाँ गए। तो तीनों जगह का तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने बता दिया, चौथी जगह का बता दिया। तो गुरुदेव ने कहा मांगते ही रहोगे, ये अशोक ठीक कर है। माँ प्रज्ञा जी ने ये सब निकले उनके कि अशोक ठीक कर है, क्या मांगते रहोगे क्या? तो छाप लग गई उनकी वहाँ पे, हमारे प्रोग्राम पे पूरी छाप लग गई गुरुदेव की। और वह ठीक है सारा करके। और यहाँ आकर के फिर धीरे धीरे उसको काम को हमने बढ़ाया। काम बढ़ाए तो समाज में तो ये स्थिति थी, तो छोटे से सोरे ने काम कर दिया तो बड़े लोग है सब टांग खींचने शुरू चालू हो गई, कोई नाक का सवाल हो बन गया। अच्छा। हाँ सब पूरे। तो रात को 11 बजे 12 बजे तक समाज की मीटिंग है। समाज के लोग ये नहीं समझते कि मेरा फायदा क्या नुकसान क्या। समाज तो एक ही चीज़ समझता है कि 5 आदमी खड़े हो जाते हैं, चोर और बेईमान 2 चीज़ कहने का उनका अधिकार है, और उसके पीछे सारे सब हो जाते हैं। पूछने ये कोई नहीं जाता कि चोरी क्या की, बेईमानी की, किसी को पता ही नहीं है। मैंने कह दिया चोर बेईमान, तो ये चोर बेईमान हो गए। आप किसी को पूछने नहीं जाओगे कि भी ये चोर बेईमान कैसे हुआ, क्या चोरी की। तो मीटिंगें होती रही साहब, ये क्या कहे कि इन लोगों को और लोगों को ज़मीन, हम 400 लोगों को ज़मीन दे रहे थे और समाज को 2 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन दे रहे थे। अब साहब वो मीटिंगें रोजाना झगड़े, तो मैंने कहा आप ले लो, आप संभाल लो काम, गुरुदेव का चतुर्मास है, फिर खराब अपन लड़ेंगे, कोई मतलब नहीं है, आप कर लो। अब काम संभला दिया, ज़मीन बेचे किसको, पैसे कहाँ से लाए, सब बड़ी बड़ी समस्या। काम लेने का क्या होता है, जो आदमी ज़मीन से जुड़ा उसको सब मालूम होता है। हाँ। कि उसको कहाँ से शुरू होकर कहाँ जाना है उसको। अब उनको पता था नहीं, बीच में आके कूद के ले लिया तो सही उन्होंने। हमारे में से एक आदमी तोड़ा उन्होंने, और हमने जो ही अपने गले माला पहना ही उनको आटे दाल के भाव मालूम हो गए कि भाई क्या सारा। तो समाज को 2 लाख की जगह 75,000 बची। बंदर बांट होगी, ज़मीनें बेच सारी थी, आधी बेच दी, वापस कर नहीं पाए। क्या होता है, हर आदमी काम पैसा लाना और काम करना हर आदमी के बस की बात नहीं होती पूरी टोटली। तो वो समाज को इतना बड़ा नुकसान हुआ। अब भी समाज के लोग उस बात को आज कोई पता नहीं कि आज 200 करोड़ की ज़मीन 70 करोड़ की रहेगी अपने पास। अल्टीमेट समाज का नुकसान हुआ। और सब ये बोले चोर बेईमान, ये खा गए वो खा गए क्या, रुपए तो कुछ लिए नहीं भाई। 100 रुपये 100 रुपये ये खर्च, ये 80 में ज़मीन ली, 120 में बची, 40 की ज़मीन उधर दे दी, तो रुपये बचा तो कुछ नहीं, खर्च ही लगा कुछ ना कुछ। तो फिर वो 4 महीने बाद वापस हमारे गले में आई सारी चीज़। तो हमने हम 400 को लोगों को दे रहे थे, हम 200-250 को दे पाए बात, क्योंकि ज़मीनें जो हमने ली थी वो बेच दी उन्होंने, वापस उनसे पैसे नहीं दे पाए, इसलिए छोड़ दी उनको, या दूसरों को बेच के वो पैसे चुका दी। फिर ये सारा शुरू हुआ। फिर हमने अस्थायी आवास सारे बनाए, और उससे मैं एकदम जुड़ गया पूरे समाज से, चारों तरफ से टोटली। तो इस दरमियान क्या हुआ कि मैंने एक ज़मीन ली थी और वो बेच दी थी पूना के ये प्रमोद महाजन ग्रुप को। उनसे 3 करोड़ रुपए, 22 करोड़ की ज़मीन मैंने बेची उनको। वो 3 करोड़ के बाद में 1 रुपया नहीं आया, तो मैं इधर फाइनेंशियली टाइट हो गया बहुत ज़बरदस्त। एकदम ये स्थिति होगी, क्या करें, 8.5 करोड़ तो पेमेंट किया मैंने। उसके बाद मेरी पोजीशन बहुत टाइट हो गई पूरी टोटली दे सारे। इधर गुरुदेव का चतुर्मास सामने आ रहा है पूरी की पूरी। अब साहब की गुरुदेव पधारे गोगुंदा, और गोगुंदा पधारे तब उस दिन मेरा सेटलमेंट उनसे हो गया कि भाई हम 3 करोड़ और देते हैं, और ये 6 करोड़ का माल दो, 22 करोड़ का माल नहीं चाहिए। वो सेटलमेंट होने से मेरा सारा काम सारा व्यवस्थित हो गया। और ये गुरु प्रताप समझे आपकी, एकदम इस तरह से एकदम पूरा काम हो गया। और करके, और मैंने उस काम में मैंने अपनी पूरी जान झोंक दी पूरी अच्छी तरह से। सारी व्यवस्थाएं, अस्थायी आवास जितने बने थे उसका अध्यक्ष मेरे को बना दिया था पूरा, क्योंकि भी आप इसको देखोगे। फिर उसके बाद आवास व्यवस्था में जो लोग थे, पहले मेरा नाम नहीं था, पर पहले दिन ही आपस में टकराव हो गया, जो अध्यक्ष महोदय और जो आवास व्यवस्था समिति में। तो जो मेरे मामा जी अध्यक्ष थे, उन्होंने मेरा कान पकड़ा कि वह भानिया यहाँ बैठ जा करके, उन्होंने मेरे को कान पकड़ के वहाँ टेबल बिठा दिया, अरे आवाज़ तेरे को संभाल। अब मैं आवास की स्थिति ऐसी होगी कि जितने आदमी उनके, वो मेरे को कोऑपरेट नहीं करे कोई भी।
कोऑपरेट नहीं करे। मैंने कहा बड़ी समस्या पूरी पूरी। इधर जो 4 महीने की जो लेडीज आती है वो इतनी सब तेज होती है कि वो आंखें दिखाती है, सर हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। मैं गया गुरुदेव के पास, बोले देख चप्पल पहन के इनके साथ चला जा, चप्पल पहन के इनके साथ चला जा, कुछ नहीं करना, जब जो भी आए इनके साथ चले जाओ। और उनको ये बोला इन्होंने इतनी व्यवस्था तो की है, आप क्या चाहते हो इनसे। और वो जब उनको जाके बोले गुरुदेव तो उन्होंने तो उनको बोला ये बात कि आप क्या चाहते हो इनसे, कर देंगे व्यवस्था, कर रहे हैं, घूम रहे हैं सब कुछ करके। और मेरे को बोला इनके चप्पल पहन के इसके साथ इनके साथ चले। तो मैं इसी तरह से मैंने सारा ये काम किया। फिर मैंने मेरे अध्यक्ष महोदय वो सुराणा साहब को बोला कि भाई मेरे को 4 आदमी चाहिए। तो उन्होंने कहा वो कर्नाट साहब अध्यक्ष है इसके, उनसे परमिशन लो। तो उनसे बोला मैंने कि हाँ बुला लो। तो एक तो मेरा स्टाफ था खुद का, मैंने उसको बुला लिया, 3 आदमी सुजानगढ़ से और बुला लिया मैंने। और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक दिन भी कोई गलती नहीं हुई। और इतना बढ़िया मेरा काम चला पूरे चतुर्मास में। शायद एक कंप्लेंट मुश्किल से आई होगी पूरी। क्या बात। एक कंप्लेंट आई वो भी इसलिए कि उन्होंने 2 बजे हमें देना था पेंशन, वो नहीं दे पाए तो हमने ताले तोड़ के वहाँ से वो सामान निकाल दिया था। तो उनको तो नाराज़ हुए, उनको बहुत हमने अनाउंसमेंट भी किया, सब किया, वो खड़े हैं खाली नहीं कर रहे। तो उनको वो दिखाने के लिए किया वो एक। इसके अलावा हमारे आवास में कोई कंप्लेंट नहीं आई, जबकि ये समझो कि 98% रेवेन्यू दी हमने आवास में। आवास में 98 जोरदार तालियां हो जाएंगी पूरी की पूरी आपको 98% कहीं नहीं मिलेगी आपको पूरी सारी। एक दिन खाली नहीं रहने दिया किसी को भी पूरे। एक दिन एक पंजाब का संघ आ गया था, मैं रात को कहीं गया होता तो उनको कहीं होटल में ठहरा दिया। कहीं सुबह आके उन्होंने हाय हाय के नारे वहाँ शुरू कर दिए। तो सुबह मैं मॉर्निंग वॉक जाता था, मॉर्निंग वॉक में फ़ोन आया कि अरे यहाँ झगड़ा हो गया, आप तुरंत आओ। तो मैं सीधा घर पहुँचते सीधा आया वहाँ। मतलब क्या बात है, आते सब ने घेर लिया मेरे को। पंजाब के लोग थे, हमें इतनी जगह बढ़िया देते हैं आपको और आपने हमने यहाँ भेज दिया वो भेज दिया। आप शांति से 2 आदमी मेरे साथ आ जाओ। मैंने एक जगह देख रखी थी पहले ही, मैंने चलो पैदल उनको लेके गया, मैं पैदल ले जाकर उन जगह दिखाया और वहाँ से। और वो दूसरे दिन जाते समय माफ़ी मांग के गए कि हमने कल इतनी गलती की, आपको पहले पूछ रहे थे तो ठीक था सारा करके पूरा। और इतना उनको आनंद आया, हमें मेरे को भी आनंद आया कि भी एकदम सेटल सारा करके उनको खुश करके भेजा उन्होंने पूरा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे। देखिए यही होती है एक सफल व्यक्ति की पहचान कि कोई भी बड़ा कार्य जब संपादन होता है तो विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन क्या विरोध से हम घबरा जाएं? नहीं। यहाँ पे एक ज्वलंत उदाहरण है कि ये विरोध हुआ जब यहाँ आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी का चातुर्मास हुआ उदयपुर, इनकी योजनाओं को लेकर इनके लेकिन इन्होंने उस विरोध को एक चैलेंज की तरह लिया। और जो उदयपुर का चातुर्मास हुआ वो हम सब जानते हैं बहुत ही ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ। और उन्होंने भी यहाँ पे कहा कि जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं में कहीं पर भी कभी भी कोई कमी नहीं आने दी। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। तो अशोक जी, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ, अभी आचार्य श्री महाश्रमण जी का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है आपको। तो धर्म संघ की कौन सी ऐसी बात है जिसका प्रभाव आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा पड़ा? कोई ऐसी बात जिस बात को आपने गांठ बांध ली हो, चाहे वो महाप्रज्ञा जी की हो, महाश्रमण जी की हो, या कोई भी अन्य संत की हो, कोई एक ऐसी बात जो आपके दिल को छू गई हो? आचार्य तुलसी की एक बात थी, विरोध को विनोद समझो। क्या बात? विरोध को विनोद में डाल दो, ये मेरे जीवन का एक लक्ष्य है हर समय। आचार्य तुलसी के ये इसी लक्ष्य को हर समय मैं अपने जीवन में अपनाता रहता हूँ कि कोई भी विरोध होता है तो विनोद में उसका हंसी मजाक में डाल दो उसको। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। तो अशोक जी, आप यहाँ पे आए, आपने अपने जीवन के सफ़र के बारे में बताया और आपने ये भी बताया कि जब महाप्रज्ञा जी का चातुर्मास हुआ आपका कैसा अनुभव रहा, और परिवार के बारे में भी बहुत सारी बातें आपने बताई। तो जो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो तमाम दर्शकगण ये कार्यक्रम देख रहे हैं पूरे विश्व भर में, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? आदमी को हर समय एक तो ना शब्द नहीं होना, जीवन में ना शब्द नहीं आना चाहिए कभी भी, क्योंकि आप अगर ना कर देंगे ना तो आपको वहीं रास्ता बंद हो जाएगा। आप आते ही सबसे पहले उसको देखो ये काम मैं कर सकता हूँ, आप उसमें जुट जाओ। आप जुट जाओगे तो वो काम, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको उस काम को रोकेगी, कभी भी आपका रास्ता रुकेगा नहीं, आपके द्वार खुलते जाएंगे।
आप जो उसको सोचो, पॉजिटिव सोचते जाओगे तो आप उसके द्वार खुलते। कोई भी काम ऐसा नहीं रहा जो मैंने सोचा और जो मैंने नहीं किया हो, ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं, जिंदगी में हर काम हुए। अच्छा। पर अपन हर समय ये सोचते रहते हैं पॉजिटिव, अपन सोचते हैं अरे क्या करेंगे, टाइम नहीं है, क्यों दिमाग लगाए। छोटे छोटे मेरे पिताजी ये कहते हैं कि जो आदमी तुम्हारे यहाँ आया है वो ये सोच के आया है कि यहाँ जाऊँगा मेरा काम हो जाएगा, तो तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम इसके साथ जाओ। और मैं हर समय उनकी ये, मेरी वाइफ तो कहती थी मेरे टाइम से आपने टाइम काट दिया, उनको दे दिया, वो दे दिया, मेरा टाइम तो आप हर लोगों को देते हो। पर मेरे पिताजी का भी है, वो कहते हैं तुम्हारे पास कोई आदमी बहुत सोच के आए कि मैं वहाँ जाऊँगा और मेरा काम हो जाएगा। तो मेरे जीवन में यही रहा कि हर समय पॉजिटिव सोचो, और ना शब्द जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। ना शब्द आएगा तो आपके रास्ते वहीं रुक जाएंगे और आप आगे नहीं बढ़ सकते कोई भी आदमी को। एक बार जोरदार ताली हो जाएंगे लिए। जो एक अगर सारांश मुझे अगर निकालना हो इस साक्षात्कार से, तो वो ये है कि बी पॉजिटिव, बी ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा आप आशावादी रहो, सकारात्मक सोच रखो हमेशा। तो अशोक जी के लिए एक बार जोरदार से तालियां। तो जिया जी, ये तो हो गई, बहुत सारी बातें हमने इनसे की, इनके जीवन के सफ़र के बारे में जाना, इन्होंने कैसे प्रगति की आगे वो भी हमने जाना। तो क्या कुछ हंसी मजाक की भी बातें हो जाए? जरूर सर, हम आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे, मजाक मस्ती में है, बिना सोच के आपको आंसर देना है। तो प्यार से आप पति पत्नी एक दूसरे को किस नाम से बुलाते हैं? नाम तो ही एक ही नाम से बुलाते हैं, विजय लक्ष्मी के नाम से है, ठीक है। और कोई ऐसा पेट नेम तो नहीं है। और वो आपको किस नाम से पुकारती हैं? नहीं, वो जनरली पति पत्नी के हिसाब से ही बस चलता है। कोई हमारे में वो ज़्यादा इसमें कोई नहीं होता है कि नए नाम से या कोई दूसरे नाम से, या कोई ऐसा कभी नहीं होता है। अच्छा। रूठ जाए तो कौन मनाता है पहले? कभी वो मनाती है, कभी मैं मनाता हूँ। अच्छा। कभी मैं झुक जाता हूँ, कभी वो झुक जाती है। तो ठीक है ना। क्या शब्दों से ही काम हो जाता है मनाने में कि कोई नहीं, शब्दों से हो जाता है, शब्दों से हो जाता है। अच्छा। अब क्या, वो पुराने टाइम की बातें थी, वो तो थोड़े दिन 2-4 दिन रहते थे, 2-4 दिन बोलते भी नहीं थे वो सब। अब आजकल तो वो होता नहीं है, सब कुछ भी नहीं होता। अच्छा। 2 मिनट 4 मिनट की बात होती है, उसके बाद खत्म है सारी बात, कोई होती है। अगर आपको मौका मिले कोई हीरोइन के साथ घूमने जाए तो कौन सी हीरोइन को आप? मेरी रेखा थी हर समय, मैं हर समय एवरग्रीन रेखा। हाँ, रेखा थी हर समय, मैं उससे जाता था पूरा। तो उनके साथ आप जाना पसंद हाँ। और अशोक जी, अगर आपको कोई सॉन्ग डेडिकेट करना हो, क्योंकि ये कार्यक्रम सभी देख रहे हैं और इस कार्यक्रम का टेलीकास्ट भाभी जी भी देखेंगे, तो वो कौन सा सॉन्ग होगा अगर आप डेडिकेट करना चाहें तो अपनी वाइफ को? कोई एक सॉन्ग, गाना पुराना या नया, जो आप हमेशा गुनगुनाते हैं? और तो बहुत गाने आपने पूछ लिया तो जाने। कोई भी एक गीत, प्यार भरा रोमांटिक गीत, कोई भी जो आप भाभी जी को डेडिकेट करना चाहते हैं। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है, प्यार छुपा है खत में लिखना, जितने सागर में मोती, चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती, फूल तुम्हें भेजा है। एक बार जोरदार तालियां दीजिए। देखिए, इनका व्यक्तित्व तो सुंदर है ही है, उसके साथ साथ में कि इनके जो कंठ हैं वो भी बहुत सुंदर हैं, बहुत। तो अशोक जी, आप राजस्थान परिषद के इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम में आए, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। मेनी थैंक्स टू यू सर। मैं भी आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूँ, मुझे बुलाया था सम्मान।